हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग अपने एमसीक्यू सेशन में चैप्टर 2 पे पहुंच गए हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे लास्ट 2 सेशंस में। अब हमारा नेक्स्ट सेशन है आज का, जिसमें हम और क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 फ्लेवर्स ऑफ साउथ वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, आज हम अपना ये न्यू क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं क्या है। इन डिलाइट आइसक्रीम्स लिमिटेड, decision making authority is concentrated at the top level and no authority has been delegated among the subordinates. On the other hand, in Tasty Ice Cream Limited, a big organization as compared to Delight Ice Cream Limited, decision making authority is always delegated among more than one person. यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा है? देखिए, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। ऊपर कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लग रहे हैं? फिर से हम लोग अपना स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या है। इन डिलाइट आइसक्रीम Limited, in Delight Ice Cream Limited, decision making authority is concentrated at the top level and no authority has been delegated among the subordinates. कोई भी authority आप अपने subordinates को नहीं दिए हैं। कहाँ पे नहीं दिए हैं? डेलीगेट आइसक्रीम्स में नहीं दिए हैं। ओके, डेलीगेट आइसक्रीम की जो कंपनी है, उन्होंने अपने डिसीजन मेकिंग की पावर ऑथोरिटी जो है वो अपने पास रखी हुई है, टॉप लेवल्स पर ही है बस। नो ऑथोरिटी हैज बीन डेलीगेटेड अमंग द सबऑर्डिनेट्स, कोई भी ऑथोरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को उन्होंने नहीं दी है। ओके, डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं दिया है। ऑन द अदर हैंड, इन टेस्टी आइसक्रीम लिमिटेड, इन्होंने बताया है, और दूसरी साइड टेस्टी आइसक्रीम लिमिटेड जो दूसरी कंपनी है, उन्होंने अ बिग ऑर्गेनाइजेशन एज कंपेयर टू डिलाइट आइसक्रीम लिमिटेड, वो काफी बड़ी कंपनी है। टेस्टी आइसक्रीम जो लिमिटेड जो है, ये डिलाइट आइसक्रीम से एज कंपेयर टू डिलाइट आइसक्रीम से काफी बड़ी है। लेकिन इन्होंने क्या किया है? डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी इज ऑलवेज डेलीगेटेड अमंग मोर देन वन पर्सन। इन्होंने डिसीजन मेकिंग की ऑथोरिटी जो है वो डेलीगेट करी है अपने सबऑर्डिनेट्स में। ओके, डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी इज ऑलवेज डेलीगेटेड अमंग मोर देन वन पर्सन। ओके, इन्होंने अपने एक से ज्यादा लोगों पे डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी दी है, डेलीगेट करी है लोगों में कि इनके सबऑर्डिनेट्स में डिसीजंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे किस चीज की बात हुई है? क्या यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल की बात हो रही है? ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की कोई बात हो रही है? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई बात हो रही है या स्केलर चेन की बात हो रही है? अब जो नहीं पढ़ा है बहुत डिटेल में, तो हो सकता है वो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दे, लेकिन राइट आंसर आपका ये नहीं, आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है। ओके, राइट आंसर आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है। फर्स्ट वाले में सेंट्रलाइज्ड करने की बात कर रहे थे कि पावर सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल पर्संस के पास होगी और किसी के पास भी डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होगी। और वहीं पे दूसरी जगह टेस्टी आइसक्रीम्स ने अपनी ऑथोरिटी डिसीजन मेकिंग की डिसेंट्रलाइज्ड कर दी थी। ओके, तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्लियर है? अगर ये चैप्टर्स आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं पूरे पूरे चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूंगी। ओके, 12 क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए, द सीईओ ऑफ राधे साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर कुमार वांट्स टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द एम्प्लॉयज एट अ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट। सीईओ है राधे साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड के, ये क्या चाहते हैं? ये कम से कम सैलरी देना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज को, ज्यादा से ज्यादा जो है अपना प्रोडक्शन करना चाहते हैं, मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं। ओके, मिस्टर कुमार वांट्स टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द एम्प्लॉयज एट अ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड, रमाकांत, एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, wants to get maximum salary. अब रमाकांत with while working the least, अब रमाकांत क्या चाहते हैं? कम से कम काम करें और ज्यादा से ज्यादा उनको सैलरी मिले। यहीं पे आपके सीईओ जो राधे साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड की, वो क्या करना चाहते हैं?
ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं फ्रॉम द एम्प्लॉयज एट अ कॉम्पिटेटिव कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट कटिंग कर करके। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेओल वॉयलेटेड बाय रमाकांत। अब प्रिंसिपल्स, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है यहाँ पे जो वॉयलेट हो रहा है? द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेओल वॉयलेटेड बाय रमाकांत। रमाकांत जी ने कौन सा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वॉयलेट किया है? अब बताइए, रेम्यूनरेशन की बात हो रही है, इक्विटी की बात हो रही है, डिसिप्लिन की बात हो रही है, या सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट? रमाकांत जी ने यहाँ पे फेओल की कौन से प्रिंसिपल्स की बात करी है? बताइए कौन सा प्रिंसिपल ऐसा है जो उन्होंने वॉयलेट किया है? कौन से प्रिंसिपल्स ऐसे हैं फेओल जी के जो उन्होंने उल्लंघन किया है, जिसका उन्होंने, जो उन्होंने तोड़ा है? बताइए कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहां पे क्या आएगा? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट की बात है। यहाँ पे ये बात फेओल जी ने कही थी कि एवरी वर्कर हैज सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर वर्किंग इन अ कंपनी। हर एम्प्लॉय का अपना इंटरेस्ट होता है जब वो कंपनी में आता है, अपना पर्सनल इंटरेस्ट से ही तो आता है, और जब वो वहां रहता है तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, तभी तो प्रॉफिट अर्न करेगा, है ना? ये बात है कि नहीं? तो एम्प्लॉय हो सकता है कि ज्यादा वो चाहे कमाना, लेकिन सबके इंटरेस्ट के लिए और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी देखना होगा ना, सारी बातों को देखना होगा। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। क्लियर है बात? आप कम काम करके ज्यादा सैलरी नहीं उठा सकते हैं, ये यहाँ पे गलत है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखना होता है, दैट इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी। क्लियर है? नहीं कुछ तो एनसीईआरटी रीड करा करिए। आप सभी लोगों के लिए बता रही हूँ, जितने भी बच्चे क्लास 12th में हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो, कोई टाइम नहीं है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, इट्स ओके। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्टडीज के लिए एनसीईआरटी रीड करो। एक बार करो, दो बार करो, चार बार करो, करो। जब एक बार करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार करोगे तो थोड़ा थोड़ा आएगा, तीसरी बार करोगे तो थोड़ा सा और ज्यादा लगेगा, चौथी बार करोगे ना, या तीसरी बार में ही आपको समझ में आएगा। आप जो पढ़ रहे हो डायरेक्ट आपके माइंड में ना समझते हुए पढ़ोगे, फिर आपको कोई टेंशन नहीं लगेगी। ओके, ये सारी लाइंस ऐसे ही एज इट इज आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, बहुत इजीली ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे। तो मैं हमेशा यही आपको सजेस्ट करूंगी कि कोई बुक बहुत हाई फाई लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी प्रेफर करिए, वो बेस्ट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेओल which when applied would mean that the workers and management both honor their commitments without any prejudice towards one another। क्या होगा? मेंटल रिवॉल्यूशन की, डिसिप्लिन की, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, स्केलर चेन, किसकी बात कर रहे हैं? डिसिप्लिन की बात हो रही है यहाँ, मेंटल रिवॉल्यूशन की हो रही है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज की कोई बात हो रही है, स्केलर चेन की कोई बात हो रही है? नहीं हो रही है। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज की कोई बात हो रही है? नहीं हो रही है। मेंटल रिवॉल्यूशन की कोई बात हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? डिसिप्लिन। ओके, डिसिप्लिन, ठीक है, तो डिसिप्लिन इज द राइट आंसर। Question number 14. The objective of management of the following technique of scientific management is to determine the numbers of workers to be employed in an organization. The objective of which of the following technique? यहाँ पे टेक्निक्स पूछ रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है?
टेलर जी हैं, है ना? टेलर जी हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर। क्या पूछ रहा है? The objective of which of the following technique of scientific management is to determine the number of workers to be employed in an organization? कैसे होगा? क्या मेथड स्टडी से कुछ पता चल सकता है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। मोशन स्टडी? बिल्कुल भी नहीं। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम? बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? टाइम स्टडी। टाइम स्टडी से हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने काम, कौन से काम के लिए कितने वर्कर्स की जरूरत होगी। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर्स ऑफ वर्कर्स की जरूरत है, तो ये बात हमें टाइम स्टडी से पता चलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, the concept of mental revolution as prescribed by Taylor involves a change in the mindset of। mental revolution क्या है? मेंटल रिवॉल्यूशन, एक छोटू सा क्वेश्चन जरूर आ सकता है इससे, मुझे ये मेंटल रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। The workers towards the management, the concept of mental revolution as prescribed by Taylor involves a change in the mindset of। क्या है? बताइए किसके माइंडसेट में चेंज होने की बात कह रहा है यहाँ पे? टूवर्ड्स, वर्कर्स टूवर्ड्स द मैनेजमेंट, वर्कर्स को मैनेजमेंट की तरफ से, या मैनेजमेंट टूवर्ड्स द वर्कर, मैनेजमेंट को वर्कर्स के लिए, या फिर कस्टमर्स टूवर्ड्स द मैनेजमेंट, यहाँ पे कस्टमर्स की तो कोई बात ही नहीं आ सकती है। फिर वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स वन अनदर फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कॉपरेशन। द राइट आंसर इज सी। ओके, सी इज द राइट आंसर। workers and management towards one another from competition to cooperation। workers and management दोनों को ही एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा, कंपटीशन ना देकर कॉपरेट करना है। वर्कर्स को भी ये नहीं सोचना है कि हम नहीं रहेंगे तो इनका काम नहीं चल सकता, और मैनेजमेंट को भी नहीं सोचना चाहिए हम सुपीरियर हैं, हम जो बोलेंगे ये इनको तो करना ही करना है। दोनों को ही आपसी समझ से आगे चलना है। ओके, तो कॉपरेट करना है, एक दूसरे को कॉपरेट करना है। मेंटल रिवॉल्यूशन। ओके, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कॉपरेशन। क्लियर है बात? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे। मैं चाहती हूँ उसमें ये सारी पीडीएफ में डाल देती हूँ, जिसको आप एग्जाम टाइम में भी देखोगे और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, आपकी एक प्रैक्टिस फिर से हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तब फिर आज का सेशन मैं यहीं पे बंद करती हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।